मैं बता रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 E1 E2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। FPSC के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और PPSC के हवाले से भी जो है ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक MCQs तो यहाँ से कंफर्म है, PPSC में एक और FPSC में दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके पास। बहुत ही बेसिक लेवल के MCQs आते हैं, यहाँ से ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते। तो हम बेसिक को भी टच करेंगे, थोड़ा सा एडवांस को भी टच करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा वन स्टेप सिंथेसिस के अंदर कि जनरली जो है हमने तीन तरह के एडिशन रिएक्शन जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़े। तीन तरह के रिएक्शन जो है हमने देखे। एडिशन रिएक्शन जो है, कोई भी चीज जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर जो है ऐड होगी, डबल बॉन्ड के ऊपर, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मीन ये अल्कीन है आपके पास। कोई भी चीज जब आप ऐड कर रहे हैं, एक्स और वाई जो है आपके पास दो रिएजेंट है। एक्स को अगर मैं इस कार्बन पे ऐड कर दूं, वाई को अगर मैं इस कार्बन पे ऐड कर दूं, मीन कोई चीज जो है मैं ऐड कर रहा हूं, तो इन रिएक्शन को बच्चा बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा, अल्कीन एडिशन रिएक्शन देती है, अल्काइन एडिशन रिएक्शन देती है। हमने डिटेल से पढ़ा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, काफी सारे रिएक्शन हमने पढ़े अल्कीन और अल्काइन के। वो मोस्टली जो है आपके पास एडिशन रिएक्शन थे। एडिशन रिएक्शन थे। फिर हमने आज पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या कि एक ग्रुप जो है वो क्या करेगा, दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, दूसरे की जगह ले लेगा। ये हमने आज पढ़ने हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इनको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इनको कहा जाता है। मीन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की जगह ले ले। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, बेंजीन जो है कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर पढ़े। लेट्स सपोज नाइट्रेशन, अगर आपको याद हो, नाइट्रेशन में आप क्या कर रहे थे, इस वाले हाइड्रोजन को जब आप इस बेंजीन के अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे थे, तो आपने क्या किया था, इस हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर दिया था किस ग्रुप के साथ, NO2 ग्रुप के साथ नाइट्रेशन के अंदर। तो वो भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। थर्ड वन आपके पास है इलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमने कल पढ़ने। इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसका होना जरूरी है वो है कि कंपाउंड के पास बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। किस चीज का होना जरूरी है कंपाउंड के पास, बीटा हाइड्रोजन का। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हेलोजन के साथ वाली कार्बन को बच्चा बोलते हैं अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा के साथ वाली को बोलते हैं बीटा। अब ये भी बीटा है आपके पास, ये भी बीटा है आपके पास। तो इस बीटा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीन बीटा हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं। तो आप बेस डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे, बेस क्या करेगी, किसी एक बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा। आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन जो है हो जाएगी। E1 E2 रिएक्शन जो हम कल पढ़ेंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो 100% आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, अल्कीन बनेगी एलिमिनेशन में हमेशा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारा आज का टारगेट है। SN1 SN2 को जो है हमने देखना है डिटेल से। कुछ नई चीजें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी इसके अंदर, तो जुड़े रहना है मीटिंग के साथ। इसको जो है मैं थोड़ा सा, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड जो है आपने तीन तरह के जो है कंपाउंड्स पढ़े होंगे। ये हेलोजन है आपके पास, हेलोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैं काफी दफा बता चुका हूँ। कुछ दिन पहले आपके ग्रुप में जो है एक वीडियो भी मैंने शेयर की जिसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक जो है वो मौजूद थी। अगर स्टिल आपको किसी को भी मसला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के अंदर, तो आप इस वीडियो को जाके देखें, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो, आप इजीली जो है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन कंपाउंड्स को देखें, हेलोजन जो है यहाँ पे sp3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे हेलोजन जो है sp2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे हेलोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्ट है। अच्छा, इस कंपाउंड को बच्चा जब भी हेलोजन sp3 कार्बन के साथ कनेक्ट हो तो इन कंपाउंड्स को कहा जाता है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड, क्या कहा जाता है इनको, अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड इनको कहा जाता है, हमेशा याद रखना है आप। अच्छा, इन कंपाउंड्स को कहा जाता है, इन कंपाउंड्स को, इस रिंग को कहा जाता है एराइल, और ये आपके पास हेलाइड है। इस कंपाउंड को बच्चा आप बोलते हैं एराइल हेलाइड। ये अल्काइल हेलाइड नहीं है, एराइल हेलाइड है। एराइल हेलाइड कुछ और है, अल्काइल हेलाइड ये है आपके पास। अल्काइल हेलाइड की कंडीशन क्या पड़ी कि हेलोजन जब भी sp3 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा उस कंपाउंड को हमेशा आप अल्काइल हेलाइड कहेंगे।
अच्छा, थर्ड है आपके पास विनाइल हेलाइड। विनाइल, इस ग्रुप को बच्चा विनाइल बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक्स लगा दूं, कोई भी हेलोजन लगा दूं, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड बताता हूँ। इस ग्रुप को बोलते हैं आप विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड। तो आपके पास ये अल्काइल हेलाइड है, ये एराइल हेलाइड है, ये विनाइल हेलाइड है, आपके पास विनाइल हेलाइड है। मीन्स ये वाला कंपाउंड जो है आपके पास, ये क्या है, विनाइल हेलाइड। चलो मुझे जल्दी से बता दो, ये कंपाउंड मैं लिखने लगा हूँ आपके सामने। आपने मुझे बताना है ये कंपाउंड जो है अल्काइल हेलाइड होगा, एराइल हेलाइड होगा, या आपके पास विनाइल हेलाइड होगा। बल्कि एक सेकेंड, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इस कंपाउंड। ये कंपाउंड मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ एक। ये कंपाउंड है आपके पास, आपने इस कंपाउंड का मुझे ये बताना है कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, अल्काइल हेलाइड होगा, एराइल हेलाइड होगा, या विनाइल हेलाइड होगा। जल्दी से बताना, कोशिश करें, अगर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं तो। आरफा जावेद ने कुछ कहा तो वो सही कहा, जो भी कहा ठीक है, शाबाश। बाकी बाकी लोग भी जल्दी से बताएं, शाबाश। ताहिर ने भी बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। जल्दी से बताओ ना, कंपाउंड आपके सामने लिख दिया, तीन तरह के अल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताया, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। ये कंपाउंड जो आपके पास गिवन है किस कैटेगरी में आएगा, अल्काइल में आएगा, एराइल में आएगा, या विनाइल में आएगा। मुन्ना ने भी ठीक बताया, शाबाश। तीन लोगों का अभी तक मेरे पास आ चुका है, बल्कि चार लोगों का अभी तक आ चुका है। चारों का ठीक है, अलीना ने भी बता दिया है। बाकी बाकी भी बताओ ना, निकम्मो जल्दी से बताओ, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है, जल्दी से बताओ। अभी बता के गया हूँ, पर अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। शाबाश। नहीं आ रही समझ? चलो अभी बता देता हूँ, ये देखो। आपको बताया, जब भी हैलोजन जो है sp3 कार्बन के साथ कनेक्ट हो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास बच्चा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, तो उस अल्काइल हैलाइड को क्या बोलेंगे, उस हैलाइड को क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपके पास हमेशा अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। देखो ना, हेलोजन जो है, ये वाली कार्बन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है आपके पास, तो ये अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड होगा। अच्छा, एक चीज और होती है आपके पास, एक कंपाउंड आपके पास होता है, एक और चीज मैं बता दूं साथ साथ, CH3 CH2। अच्छा, इस ग्रुप को बच्चा बोलते हैं इलाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं इलाइल ग्रुप। इलाइल 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 ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स लगा दूं, कोई हेलोजन लगा दूं, तो इसको बोलेंगे अलाइल एलाइल हेलाइड। इलाइल हेलाइड। तो चार चीजें हो गई, अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड और इलाइल हेलाइड। इलाइल हेलाइड, तीन चारों चीजें आपने याद रखनी है, चारों चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, एक और लास्ट चीज मुझे बता दें, बस लास्ट चीज मुझे बता दें, एक कंपाउंड का और बता दें एग्जांपल, एक और मैं लिखने लगा हूँ आपके साथ। हाँ, ये कंपाउंड कौन सा होगा, अल्काइल हेलाइड होगा, एराइल हेलाइड होगा, या विनाइल हेलाइड होगा, जल्दी से बता दो, शाबाश। जल्दी से, अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, या विनाइल हेलाइड, जल्दी से बताना है। शाबाश, मुन्ना ने ठीक बताया, सईदा रिदा फातिमा ने ठीक बताया, बाकी दो का आ गया। कोशिश करो, डायरेक्ट मैसेज करो। आरफा ने बिल्कुल ठीक बताया, बाकी शानिला सलीम ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। तो ये आपके पास है एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। तो इनको जो है आपने याद रखना है थोड़ा सा, अल्काइल हेलाइड क्या है, एराइल हेलाइड क्या है, और विनाइल हेलाइड क्या है। इनमें जो है वो आपको मसला नहीं होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ने हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ना है मोस्ट लाइकली। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं आपके पास, SN1 होता है आपके पास, और आपके पास SN2 होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप क्या लेंगे, हमेशा एक अल्काइल हेलाइड, या आपके पास एक अल्काइल हेलाइड लिखा हुआ है। अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन आपने किस चीज के साथ करवाना है, आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाना है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ।
तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और इस लिविंग ग्रुप को जो है यहाँ से लीव कर रहा है, और आपके पास क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। मीन इस लिविंग ग्रुप की जगह पे आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन हो गई है। इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर याद रखना है, हमेशा याद रखना है, इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम न्यूक्लियोफाइल का वर्ड यूज नहीं करते, हम हमेशा बेस का वर्ड यूज करते हैं। क्यों बेस का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बेस क्या करती है, हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, हमेशा, हमेशा। और कौन से हाइड्रोजन पे एलिमिनेशन में, बीटा हाइड्रोजन पे। तो ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं एक हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ, ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन है। तो इस बेस ने क्या किया, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, और ये लिविंग ग्रुप जो है आपके पास लीव कर गया। क्या बना आपके पास ये अल्कीन बनी, और आपके पास लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और बेस ने जो है इस हाइड्रोजन को जो है कैप्चर कर लिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एलिमिनेशन के अंदर क्या है आपके पास, किस चीज का होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अक्सर जो है, अक्सर अक्सर बहुत दफा जो है ये सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएं या पीपीएससी का भी इवन इंटरव्यू देने जाएंगी। अगर आप ऑर्गेनिक के हैं तो 100% जो है, अगर थोड़ा सा भी जो है टाइम ज्यादा मिल गया है उसको, तो अक्सर वो जो है वो सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में जो है क्या फर्क है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बेस है आपके पास। पहली चीज, दोनों न्यूक्लियोफाइल और बेस आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं दोनों। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज चार्ज का मतलब है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है आपके पास, बहुत ज्यादा है। ये तो कॉमन चीज हो गई। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ कि बेस, बेस अगर मैं बोल रहा हूं तो बेस ऑलवेज अटैक ऑन हाइड्रोजन, ये याद रखना है। बेस ऑलवेज अटैक ऑन हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑलवेज अदर देन हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल अगर मैं बोल रहा हूं तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा। हाइड्रोजन के अलावा जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है बच्चा, ये कार्बन है। क्यों ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ये कार्बन जो है किसके साथ कनेक्ट है, अगर मैं ऐसे ड्रा करने की कोशिश करूँ, CH2 एक्स, एक्स तो मैं स्पेसिफाई करने लगा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास बी आ रहा है यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, ब्रोमीन की बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके नजदीक होंगे, ब्रोमीन के नजदीक होंगे। अगर बॉन्ड ब्रोमीन के नजदीक होंगे तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये कार्बन जो है आपके पास कैसे एक्ट करेगी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए जो है ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, और लिविंग ग्रुप जो है वो आपका लीव कर रहा है। इसी तरह आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अदर देन हाइड्रोजन। मोस्टली जो है ये कार्बन पे अटैक कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल। और बेस हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, हमेशा बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। याद रखना है, भूलना नहीं है, अब इसको भूलना नहीं है। जल्दी से जो है नोमेनक्लेचर देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का। मैं पहले बता चुका हूं, जितने भी नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, इन सब नोमेनक्लेचर की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो आपके पास क्या है, वो अल्केन का नोमेनक्लेचर है। अल्केन का नोमेनक्लेचर अगर सर, आप, जी जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने बताया कि जो बेस है वो एलिमिनेशन के केस में तो बीटा हाइड्रोजन उसके लिए नेसेसरी है, सही लेकिन है। हम अदर देन एलिमिनेशन कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम बेसिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ नेसेसरी नहीं होती कि बीटा हाइड्रोजन ही हो तो वो बेस जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगी, अदर देन हाँ दैट भी हो सकता है हाँ, अदर हाइड्रोजन देन चाहिए तो। अदर देन डैट भी हो सकता है। बेस के लिए बस आपने ये याद रखना है कि बेस हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। इलिमिनेशन रिएक्शन के और अंदर आपके पास क्या होता है, E1 और E2 के अंदर बीटा बीटा हाइड्रोजन की हाइड्रोजन पे अटैक करती है। पॉसिबिलिटी। अगर मैं आपको बात ओके करूं, सर। अल्काइन की बात करूं, अल्काइन में आपने पढ़ा कि अल्काइन के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास क्या है, एसिडिक है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ NaNH2 का, आपने लास्ट टाइम रिएक्शन पढ़ा, सोडामाइड जो है ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस किस पे अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। अब इसको मैं बेस प्रोटोन। बोल रहा हूँ, क्यों मैं इसको बेस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है। ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ओके ये सर। बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके पास एसिटाइलाइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा।
तो बेस हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, हमेशा न्यूक्लियोफाइल अदर देन हाइड्रोजन अटैक करेगा। एग्जाम्पल जो है आप ये दो बता देना अगर आपसे पूछा जाए। SN1 SN2 में जो आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल है। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 में जो आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यूज कर रहे हैं वो बेस है, क्योंकि वो हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है। चलो, अच्छा, मजीद कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं मैसेज यहीं पे चैट बॉक्स में। तो नोमेनक्लेचर के हवाले से मैं बता रहा था, नोमेनक्लेचर अल्केन के ऊपर सारा ड्राइव किया हुआ है। वहां पे आप क्या कर रहे थे, पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर रहे थे। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनको नाम दे रहे थे। थर्ड नंबर पे आप क्या कर रहे थे, आप नंबरिंग असाइन कर रहे थे। और फोर्थ नंबर पे जो है आप क्या कर रहे थे, आप नेम जो है वो साइन कर रहे थे। पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे रहे थे, फिर आप पेरेंट चेन को नाम दे रहे थे। लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, कितनी कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोपेन बोलते हैं। सबसे पहले जो है आपने पेरेंट नेम लिख लिया, प्रोपेन जो है इस कंपाउंड का पेरेंट नेम हो गया। तो पेरेंट नेम देने के बाद अब आपने क्या करना है, नंबरिंग असाइन करनी है। सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको एंडिंग लेटर क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। अगर आप क्लोरीन यूज करें तो क्लोरो, ब्रोमीन यूज करें तो ब्रोमो, आयोडीन यूज करें तो आयोडो, फ्लोरीन यूज करें तो फ्लोरो। तो यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है, क्लोरीन किस नंबरिंग असाइन कर दें, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे रहे हैं, 2 के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, पेरेंट नेम प्रोपेन है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, आयुपैक नेम इस कंपाउंड का। सेकेंडली अगर आप इसी और एग्जांपल को देखें, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है आपके पास। तो 5 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा आप बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू आप लोग सारे यूज करते होंगे घरों में, तो याद रखना है। 5 कार्बन वाली अल्केन को पेंटेन बोलते हैं, अल्केन को। तो ये 5 कार्बन वाली अल्केन है आपके पास, पेरेंट नेम पेंटेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट देखने, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास मौजूद हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट जो है ये है आपके पास CH3, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपके पास मिथाइल है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपके पास ब्रोमो है। तो अब आपने अल्फाबेटिकली देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो आप ब्रोमो को जो है पहले नाम देंगे। ब्रोमो की पोजीशन जो है नंबरिंग यहीं से असाइन करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम से कम नंबर मिले। मींस नंबरिंग आपने लेफ्ट साइड से ही जो असाइन करनी है, राइट से असाइन नहीं करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। 2 के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है, 2 के ऊपर ही मिथाइल लगा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। एक और एग्जांपल है आपके पास, अगर ये कंपाउंड आप देखें। अच्छा, मैंने जो मुझे जल्दी से ये बता दो, मैंने आपको R और S नोमेनक्लेचर अभी तक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। R और S नोमेनक्लेचर के हवाले से हमारी कोई बात हो चुकी कि नहीं हुई अभी तक, जल्दी से बताओ। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। चलो, इसको फिलहाल R और S को गोली मारो। स्टीरियो केमिस्ट्री में बताऊंगा R और S कॉन्फ़िगरेशन जो है आप कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे बताऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस कंपाउंड को अगर आप देखो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, ये आपके पास पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के अंदर कितनी कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन, पेरेंट नेम जो है वो आपके पास आ गया हेप्टेन। अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल। ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये आपके पास, ये ब्रोमो है आपके पास। तो अल्फा, अच्छा, नंबरिंग यहाँ से असाइन करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग लेफ्ट साइड से असाइन करेंगे, राइट साइड से असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि राइट साइड से असाइन करो तो नंबरिंग क्या मिलती है आपके पास। अगर मैं, अच्छा, लेफ्ट साइड से जो मैं नंबरिंग असाइन की है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है, 2, 3, 3 और 5, सब्स्टिट्यूएंट को ये नंबर मिल रहा है। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग असाइन करूँ, 1, 2, 3, 3 मिलेगा, 4, 5, 5, फिर 5 मिलेगा और फिर 6 मिलेगा। तो पहले पहले कोई देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 3 हायर नंबर है, 2 लोअर नंबर है, इसका मतलब है नंबरिंग लेफ्ट साइड वाली करेक्ट है, राइट साइड वाली इनकरेक्ट रहेगी आपके पास। तो नंबरिंग आपने असाइन की, पहले जो है ब्रोमो को नाम देंगे अल्फाबेटिकली। ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो बी को जो है पहले नाम देना है। 5 ब्रोमो हो गया। 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट आपके पास एक जैसे हैं तो आप तीनों की जो है पोजीशन इकट्ठी लिखना है। 2, 3, 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। 2, 3, 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन इस कंपाउंड का पेरेंट नेम हो जाएगा आपके पास। चलो, एक जल्दी से एग्जांपल बता दो। ट्राई, इस कंपाउंड को नाम देने की कोशिश करो, इस कंपाउंड को नाम देने की कोशिश करो। मुझे सबसे पहले
मुझे सबसे पहले पेरेंट नेम का नाम बताओ। पेरेंट नेम इस कंपाउंड का क्या होगा? पेरेंट नेम। लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट करो, कार्बन वाली कौन सी होगी? ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कौन सी है? जल्दी से जल्दी से। पेरेंट नेम का नाम बताना है, पेरेंट नेम का, जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। कार्बन काउंट नहीं हो रही। हाँ, आरफा ने बताया समथिंग, आरफा ने कुछ बताया, अलीना ने बताया, बाकी? पेरेंट नेम पूछ रहा हूँ, मुन्ना ने बताया, ठीक बताया। आरफा ने भी ठीक बताया, अलीना ने भी ठीक बताया, बाकी? जल्दी से करो, जल्दी से जल्दी से करो। पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं हो रही, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हो रही आपसे। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन है? जल्दी से देखो, जल्दी से, जल्दी से देखो बच्चा, जल्दी से देखो। लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, ताहिर ने बताया, शाबाश। रिदा फातिमा ने बताया हेक्सेन है, शाबाश, हेक्सेन ही है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी आपके पास? ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन है काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं हेक्सेन। तो पेरेंट नेम आपके पास हो गया सबसे पहले हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, ये आपके पास क्लोरो है, ये भी क्लोरो है, ये आपके पास मिथाइल है, और ये आपके पास कौन सा है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है आपके पास। ये आपके पास मिथाइल है, ये है। तो पेरेंट नेम जो है क्या? पेरेंट नेम हेक्सेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग जो है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नाम जो है वो आपने देख लेना है, 2 3 डाई क्लोरो। उसके बाद, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? जल्दी से बताओ, मैं लिख रहा हूँ साथ। 2 3 डाई क्लोरो। आगे क्या आएगा? जल्दी से बताओ, शाबाश। 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसो, 4 पे ही है ना आइसो, एक मिनट। आइसोप्रोपाइल, 1 2 3 4, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। फिर क्या आएगा आपके पास? फिर आपके पास आएगा 5 मिथाइल हेक्सेन, जो है इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्सेन। चलो एक छोटा सा कंपाउंड देता हूँ, जल्दी से इसका बता दो। छोटा सा कंपाउंड दे रहा हूँ आपके सामने, आपने सिर्फ इसका नाम बताना है। चलो इस कंपाउंड का मुझे नाम बता दो बस, जल्दी से, जल्दी से नाम बता दो, जल्दी से, ताकि समझ मुझे आ जाए कि आपको समझ आ गई है। इस कंपाउंड का नाम बताना है, जल्दी से, शाबाश। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लॉन्गेस्ट चेन देखो, नंबरिंग असाइन करो और नाम दो। जल्दी करो, जल्दी। नोमेनक्लेचर जिसने पढ़ाया, मैंने कहा SN1 SN2 से पहले जो है आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नोमेनक्लेचर लाजमी है, फिर ही जो है आप SN1 SN2 को जो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और किसी को नहीं आ रहा नाम, इतना टाइम ले रहे हो? जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो। पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन के अंदर कितनी कार्बन है? लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन है? सर 3 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आरफा ने भी यही बताया, मुन्ना ने भी यही बताया, शाबाश। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है आपके पास कौन सी होगी? ये आपके पास बच्चा लॉन्गेस्ट चेन होगी। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं हेक्सेन। पेरेंट नेम आपके पास अगेन हेक्सेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट ये आपके पास मिथाइल है, ये आपके पास ब्रोमो है, ये आपके पास मिथाइल है। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला एक जैसा है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो बी पहले लिखेंगे। 3 ब्रोमो 2 5, 2 5 डाई मिथाइल, यहाँ पे लिख देता हूँ, डाई मिथाइल हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, शाबाश। चलो, टू सर फोर 2 4 आएगा, 2 4।
4 मिथाइल डाइमिथाइल। वन, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, 2 4, सॉरी हाँ 2 4 है, 2 4, ठीक है, 2 4 हाँ जी, अब डाइमिथाइल ठीक है। हेक्सेन जो है इस कंपाउंड। चलो, अच्छा, कुछ जो है आपके पास अल्काइल हाइड के कॉमन नेम भी होते हैं, कुछ सिस्टमेटिक नेम होते हैं आपके पास। कॉमन नेम के अंदर आप क्या करते हैं, आप अल्काइल पार्ट को जो है पहले लिख देते हैं, अल्काइल पार्ट को पहले लिख देते हैं, बाद में क्या लगा देते हैं, हेलाइड लगा देते हैं, हेलाइड पार्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है आपके पास, मिथाइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है आपके पास। सिस्टमेटिक नेम में क्या करते हैं आप, क्लोरो पार्ट को पहले लिख देते हैं और अल्केन पार्ट को बाद में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सिस्टमेटिक नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, क्लोरो, कितनी कार्बन वाली अल्केन है, 2 कार्बन वाली अल्केन है, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन सिस्टमेटिक नेम है, और कॉमन नेम आपके पास क्या है, कॉमन नेम आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। जैसे आपने एक कंपाउंड देखा होगा, CH2Cl, और ये Cl आपके पास, CH2Cl2, क्या पढ़ते हो आप इसको, डाई क्लोरो मीथेन, डाईक्लोरोमीथेन, जिसको मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, जिसको आप DCM से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेबोरेटरी में जो है, अगर आपने रिसर्च किया तो आपने लाजमी जो ये कंपाउंड यूज किया होगा। तो डाईक्लोरोमीथेन जो है इस कंपाउंड का क्या नाम है, सिस्टमेटिक नेम। कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा। तो कॉमन नेम के अंदर आप क्या करते हैं, अल्काइल पार्ट को पहले लिख देते हैं, हेलाइड पार्ट को बाद में, सिस्टमेटिक नेम के अंदर आप इसको रिवर्स कर देते हैं। थोड़ा सा देख लेना है, इसमें परेशान नहीं होना, दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, अल्काइल हाइड के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है वो अल्फा होती है, नेक्स्ट वाली बीटा होती है, ये दोनों बीटा है, और उससे आगे वाली जो है गैमा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कंपाउंड लिखूं, CH3CH2Br, ये कंपाउंड मैंने लिखा, तो हेलोजन के फर्स्ट वाली कार्बन ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास गैमा है, अल्फा बीटा गैमा कार्बन है आपके पास। अच्छा, अल्काइल हाइड को जो है 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर आपने मजीद क्लासिफाई किया। अल्काइल हाइड प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, उसकी बेस के ऊपर जो है आपने क्लासिफाई किया है, प्राइमरी अल्काइल हाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइड और टर्शरी अल्काइल हाइड के अंदर। यहाँ पे देखो, ये हेलोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये आपके पास क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हाइड। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो सेकेंडरी अल्काइल हाइड होगा। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ कनेक्ट हो, तो उसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कहा जाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चलो मुझे जल्दी से बता दो, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, CH3CH2CH3, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शियरी है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है। ये सेकेंडरी है। चैट बॉक्स में, ताकि सबका जो है मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए ना, सबको पता है कि नहीं पता। शाबाश 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 शाबाश, देखिए देखो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी अल्काइल है। चलो, एक और कंपाउंड में लिख रहा हूँ आपके सामने, गौर से देखना है पहले इसको, फिर बताना है, जल्दी नहीं करनी। हाँ, ये कौन सा अल्काइल हाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, चैट बॉक्स में बताना है जल्दी से। मुन्ना ने कुछ बताया, सईदा फातिमा ने, आरफा जावेद ने, अलीना ने कुछ बताया, बाकी। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, बाकी भी बताओ। आयशा अशरफ ने कुछ नहीं बताया अभी तक, बुशरा राफी ने भी नहीं बताया, आमिर,
ताहिरा, ताहिरा ने बताया, शाबाश शाबाश। तो कॉमन नेम बता सकते हैं इस कंपाउंड का, कॉमन नेम, कॉमन नेम? तो बच्चे शाबाश, सबने ही जो है सही बताया। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है, मैंने स्ट्रक्चर जान के टेढ़ा लिखा। ये आपके पास क्या है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और कॉमनली इस अल्काइल हैलाइड को आपने पढ़ा होगा नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। वायवे में जो है ना ऑर्गेनिक का कोई बंदा आ जाए, वो कहेगा कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड जो है इस कंपाउंड का नाम है, करेक्ट नेम, कॉमन नेम जो है इस कंपाउंड का, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, याद रखना है इसको। चलो आगे। अब जो है यहाँ से हमारी डिस्कशन जो है बकायदा स्टार्ट होने लगी है। बेसिक मैं करा चुका हूँ अल्काइल हाइड के हवाले से। पहले अल्काइल हाइड हाँ के हाँ बारे में पढ़ाया आपको, उसके बाद जो है नोमेनक्लेचर देखा, फिर क्लासिक। सर। जी सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे एक क्वेश्चन करना था। अम, सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि मोनो हेलोअल्केन्स जो होते हैं उनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास मोनो अल्काइल हैलाइड होंगे जिसमें सिर्फ एक ही एक्स ग्रुप होगा, तो वो हाँ हाँ। सारे के सारे हमारे पास अल्काइल हैलाइड जी होंगे। जी, मोनो हेलो और अगर अल्केन, मोर मोनो हेलो। हेलो अल्केन को अल्काइल हाइड कहा जाता है। डाई हेलो अल्केन भी होती हैं आपके जी। पास, ट्राई हेलो अल्केन भी होती है। मीन्स अगर तीन हेलोजन लगे हुए हैं तो हाँ ट्राई हेलो अल्केन होगी, दो हेलोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो अल्केन होगी। लेकिन अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो वो। अल्केन को कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी, बस ये जी स्पेसिफिक टर्म हम उन्हीं के लिए रखेंगे जिसमें एक हैलाइड होगा, हाँ, जिसमें एक अल्काइल हेलाइड। हैलाइड की जी जी तरह। बिल्कुल, अल्काइल हाइड स्पेसिफिक है, सिर्फ ओके एक सर। हेलोजन कनेक्ट होगा आपके पास। तो इशू है, आपने मुझे बताना है। SN1 मैकेनिज्म जो है ये हम पढ़ने लगे हैं। SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है टू टाइप्स होती है इसकी। SN1 होता है आपके पास और SN2 होता है। SN1 जो है हम पहले देखते हैं, फिर SN2 देखेंगे। एस का मतलब होता है बच्चा सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, मींस न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक है, मीन न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा। वन का मतलब है आपके पास यूनिमालिक्यूलर, यूनिमालिक्यूलर मींस मेन स्टेप के अंदर जो है एक ही मालिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो SN1 जो है यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को आगे रिप्लेस कर दे। थोड़ा सा ही फर्क होता है सब्स्टिट्यूट SN1 और SN2 के अंदर। होता क्या है, SN1 के अंदर सबसे पहले SN1 जो है आपके पास टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है आपके पास, टू स्टेप प्रोसेस है। ये है आपके पास यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन स्टिल ये टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है, ये रिएक्शन दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा आपके पास। लिविंग ग्रुप जो है, गुड लिविंग ग्रुप आप यूज करते हैं, लिविंग ग्रुप जो है वो आपके पास लीव करेगा और आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा हाँ फर्स्ट स्टेप हाँ। के अंदर। फर्स्ट स्टेप के अंदर मतलब कार्बोकेटाइन। 4000 की दही उनको बच्चे खेती। अपने आप को म्यूट कर दें काइंडली, इसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। अच्छा, तो SN1 रिएक्शन जो है टू स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन, कार्बो का मतलब है कार्बन, केटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको कार्बोकेटाइन कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप ने लीव किया, कार्बोकेटाइन बना। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बन जाएगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म है आपके पास, किस चीज का जनरल मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। जनरली डिफाइन कैसे करेंगे, अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन टू स्टेप। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले बॉन्ड ब्रेकेज हो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं SN1। SN2 में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सिंगल स्टेप के अंदर होती है, एक ही स्टेप के अंदर होती है। तो SN1 के अंदर क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, आपके पास कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है।
अल्टीमेटली देखें हुआ क्या कि इस लिविंग ग्रुप की जगह आके आपके पास क्या आ गया, आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसलिए जो है रिएक्शन क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास। SN1 रिएक्शन यहाँ पे और मैकेनिज्म, वहां पे जनरल मैकेनिज्म देखा, ऊपर हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा, किसी के ऊपर भी वो अप्लीकेबल है। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दें ये कौन सा अल्काइल हाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? जल्दी से बता दो। विच अल्काइल हाइड इज दिस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? सेकेंडरी? खैर है तुम्हें? कौन नहीं है अभी तक जो है ये सेकेंडरी में घूम रहा है? सईदा रिदा फातिमा, दोबारा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें, आंखें खोलो। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, Br जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। ये आपके पास क्या है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, लिविंग ग्रुप आपका लीव हुआ, आयोनाइजेशन हुई और आपके पास क्या बना, आपका कार्बोकेटाइन जो है ये बन गया। ये कार्बोकेटाइन जो बना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेकंड नंबर के अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो है मैं डिटेल से बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है, आपके पास लोन पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इस लेप्टोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो आपके पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है दोबारा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से आप एथेनॉल जो है सोलवेंट के तौर पे यूज, सोलवेंट के तौर पे भी यूज कर रहे हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है लास्ट स्टेप के अंदर, ये एथेनॉल जो है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बन रहा है। तो जनरली जो है SN1 रिएक्शन टू स्टेप होता है, लेकिन डिपेंड करते हैं न्यूक्लियोफाइल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर जनरली मैं सिंपल यहाँ पे जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपके पास CN नेगेटिव, सिंपली CN नेगेटिव यूज कर रहा हूँ, तो ये रिएक्शन जो है फिर देखो ये आपके पास टू स्टेप के अंदर हो जाएगा, फिर ये थ्री स्टेप नहीं होगा। सिंपली CN अटैक करना है और आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है आपके पास ये बन जाएगा, CN आके लग जाएगा आपके पास। लेकिन चूंकि आप ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं ये प्रोटिक भी है आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीजन ने अटैक करना है, फिर हाइड्रोजन ने लीव करना है। तो इसको मिला के ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3, तीन स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपके पास आए PPSC के अंदर SN1 रिएक्शन जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, टू स्टेप में कंप्लीट होता है। जनरली जो है आप टू स्टेप के अंदर लेके जाते हैं इसको, तीन के अंदर लेके नहीं जाते, क्योंकि आप हर दफा तो जो है ऐसे सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे ना, मेथनॉल एथेनॉल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बना SN1 के अंदर। ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन की, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा जनरली चलो इसी के लिहाज से देखते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, ये लिविंग ग्रुप आपका लीव कर रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये आपके पास क्या बन रही है, ये वाली आपके पास ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होता है क्या है कि ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है ये टूटना स्टार्ट करता है। कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड ये टूटना स्टार्ट करेगा, कंप्लीटली टूटेगा नहीं। ट्रांजिशन स्टेट 1 के अंदर ये टूटना स्टार्ट करेगा, यहां से टूटना टूटना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट पे आगे क्या होगा, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो है कंप्लीटली टूट जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं आप, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। नॉर्मली PPSC में ऐसे सवाल भी आ सकता है, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 या SN2? इंटरमीडिएट मेरा बच्चा किसके अंदर बनता है, इंटरमीडिएट सिर्फ और सिर्फ SN1 के अंदर बनता है, SN2 के अंदर नहीं बनता, भी देखेंगे हम। तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने यूज किया, ETOH आपने यूज किया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, ये आपके पास कार्बोकेटाइन था। तो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने यूज कर रहे हैं एथेनॉल, ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, कंप्लीटली बनेगा नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 के अंदर स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो है ये इंटरमीडिएट नंबर 2 बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड जो है कंप्लीटली आपके पास बन गया है।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होगा, एथेनॉल आप यूज करेंगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 3 बन रही है और फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपके पास जो है SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है आपके पास। तो इंटरमीडिएट आपके पास SN1 के अंदर बनता है। नेक्स्ट है आपके पास SN1 की काइनेटिक्स। SN1 के अंदर अगर आप देखें, SN1 हमने पढ़ा कि 2 स्टेप के अंदर जो है ये कंप्लीट हो रहा है, जनरल मैकेनिज्म हमने देखा यहाँ पे। कौन सा स्टेप जो है बच्चा स्लो है आपके पास, फर्स्ट स्टेप आपके पास स्लो है या सेकंड स्टेप आपके पास स्लो है, और है तो क्यों है, वाई, कौन सा स्टेप फास्ट है? सेकंड वाला। सेकंड वाला फास्ट है, क्यों फास्ट है? ताहिरा, मैंने सवाल आपका देख अ, लिया, ठीक हो गया। हाँ सर उसमें वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है ना, जो हाँ केटाइन हमारे पास बना हुआ है, हाँ, तो इसलिए पॉजिटिव आयनिक नेगेटिव रिएक्शन स्पीशी जल्दी को से आप हो रिएक्ट जाएगी। करवा रहे हैं, वो आपके पास रिएक्शन हमेशा फास्ट ही होगा, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन जो है फौरन से हो जाएगा आपके पास। कार्बन यहाँ पे लेस स्टेबल है, फौरन से यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप एक स्टेबल मॉलिक्यूल को जो है अनस्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 जो है ये आपके पास स्लो होगा। और रेट जो है आपके पास वो किस स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे या फास्ट पे? रेट ऑफ स्लो रिएक्शन, स्टेप पे। यस, रेट जो है हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए जो है SN1 जो है, SN1 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, आपके न्यूक्लियोफाइल पे जो है वो सर डिपेंड करेगा। इसमें जी जी कुछ। सर इसमें वो जो आपने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताई थी ये बात ना, कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को रिलेट किया था आपने स्लो और फास्ट स्टेप से। तो सर इसमें भी स्लो स्टेप का जो रीजन है वही हम स्टेबिलिटी कहेंगे ना, कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए हमें उसको अनस्टेबल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और वो जी स्लो जी स्टेप बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। देखो ना, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड है, कार्बन क्यों अपने 3 बॉन्ड करना चाहेगी? कार्बन पागल है अपने एक बॉन्ड तोड़ के जो है 3 बॉन्ड के अंदर जाए? कार्बन तो स्टेबल जो है 4 बॉन्ड के अंदर है। अब आप एक स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल के अंदर लेके जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है आपके पास। फिर आप ये भी देखेंगे कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है ये आपके पास स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल भी हम देखेंगे कुछ देर के अंदर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है संबंध देता है, कौन सा अल्काइल हैलाइड नहीं देता है, ऐसा अभी देखते हैं कुछ देर तक के अंदर। यहाँ पे ओके। स्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल में जा रहा है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर फौरन से जो है आप दोबारा स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप आपके पास फास्ट है, फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास स्लो है। और रेट हमेशा जो है वो किस पे डिपेंड करता है आपके पास, रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए जो है SN1 रिएक्शन जो है उसका जो रेट मैंने लिखा है आपके पास वो क्या है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट। मींस रेट जो है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अक्सर जो है पूछा जाता है, अगर आप इन SN1 रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट? विल इट इंक्रीज ट्वाइस, क्वाड्रपल, रिमेन सेम, या नन? सवाल दोबारा गौर से सुने। इन SN1 रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर दूं, तो रेट के ऊपर जो है क्या फर्क पड़ेगा? SN1 के रेट के ऊपर डबल हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, या कुछ भी नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? सईदा रिदा फातिमा कह रही है 4 टाइम्स हो जाएगा, शाबाश। बाकी सर तायरा ने डबल हो कहा, जाएगा। तायरा ने कहा डबल, अलीना ने कहा डबल, बाकी बोथ K and R X। के क्या है? के तो रेट कांस्टेंट है बच्चा, के रेट कांस्टेंट है। बुशरा राफी ने ठीक बताया। ये सईदा रिदा फातिमा, दोबारा गौर से देखो, रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट का मतलब है आपके सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है वो रेट डिपेंड कर रहा है। आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो अल्काइल आयड की कंसंट्रेशन को मैं 2 टाइम इंक्रीज करूंगा, रेट 2 टाइम इंक्रीज होगा। अल्काइल आयड की कंसंट्रेशन को मैं 4 टाइम इंक्रीज करूंगा, रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को चाहे मैं 1000 गुना बढ़ा दूं, रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ किस पे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, रेट तो फर्स्ट स्टेप के अंदर डिपेंड कर रहा था। ऊपर देखें दोबारा, रेट जो है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग किस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, इस स्टेप के ऊपर
डिपेंड कर रहा है। ये स्टेप कौन सा था? स्लो स्टेप था आपके पास। इस स्टेप के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ आपका सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो इन्वॉल्व है आपके पास। आपका न्यूक्लियोफाइल तो स्टेप नंबर 2 के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ना। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और आपका कार्बोकेटाइन भी है। तो रेट जो है SN1 का किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और जी सिर्फ सर। अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। जी बच्चे पूछिए, 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 पूछिए। सर सर वो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था उसमें ना 4 टाइम्स इसका आंसर इस तरफ था, ये अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझसे नहीं अंडरस्टैंड हुआ। जी जी। उसमें था कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक था अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, अगर हम डबल कर रहे हैं और उसके साथ ही अल्काइल हैलाइड भी डबल कर रहे हैं तो इसका रेट बताएं। मैंने 2 टाइम्स लगाया था तो, लेकिन उसका आंसर उन्होंने कहा था 4 टाइम्स है। किस और जो रिएक्शन के सॉल्वेंट लिए? यूज कर किस रहे हैं वो किस रिएक्शन बिल्कुल के लिए? ही किस रिएक्शन के लिए? सर इसी के अंदर जो हम फर्स्ट स्टेप में पोलर सॉल्वेंट भी यूज करते हैं ना, जब हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। देखिए, अगर वाटर यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? उसके सवाल दोबारा मुझे बताएं, सवाल दोबारा मुझे बताएं। अल्काइल हाइड एसीटोन, आपने लिया। एसीटोन या वाटर या कोई भी। सर ठीक जो है। पहला स्टेप है ना इसका, जिसमें हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है। SN1 का जो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें पोलर सॉल्वेंट या फिर कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्वेश्चन में ये था अगर कि मुझे हम अगर मुझे वाटर 15 एक या मिनट पोलर दे सॉल्वेंट दें, जो भी प्रोटिक सॉल्वेंट 10 एक मिनट दे दें, मैंने बताना है आपको थोड़ी देर तक जो है प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चलिए चलिए, यूज करते हैं। फिर मैं उसी थोड़ा में। सा मुझे टाइम दे ठीक है दें। सर, वो मुझे लेकिन पता नहीं रेट चला। जो है अभी बता देता हूँ, जी एक जी। चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको अभी। रेट ओके सॉल्वेंट के सर। ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेट जो है यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगा कि मैं सोलवेंट जो है मतलब मीन्स डबल इंक्रीज कर दूं तो सोल रेट जो है डबल हो जाएगा, नहीं। सोलवेंट के ऊपर जो है अभी हम देखेंगे प्रोटिक सोलवेंट और ए प्रोटिक सोलवेंट के ऊपर जो है क्या इफेक्ट होता है आपके पास। स्टेबलाइज वो करता है, लेकिन कैसे करता है वो अभी देखते हैं हम। मुझे 10 एक मिनट देना, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं इन चीजों को। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा कि रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हाइड पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। थर्ड चीज है आपके पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो है आपने क्या करना है? गुड लिविंग ग्रुप जो है वो फैसिलिटेट करता है हमेशा SN1 रिएक्शन। गुड लिविंग ग्रुप। देखो, लिविंग ग्रुप अगर गुड यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, तभी तो ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तभी आपके पास क्या होगा? तभी आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर आप बैड लिविंग ग्रुप यूज करेंगे तो लिविंग ग्रुप ने तो लीव ही नहीं करना, कार्बोकेटाइन तो फिर बनेगा ही कोई नहीं आपके पास। तो SN1 के अंदर हमेशा गुड लिविंग ग्रुप जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पे यार्डर लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आपके पास पैराटोल्विन, सल्फोनिक एसिड गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर अगर H ऐड करते हैं हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और ये आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है, फ्लोरो हाइड्रोक्सी, इथॉक्सी, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी और NH2 ग्रुप जो है, ये आप NH2 तो आपके पास वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट होगा, अच्छा होगा, जल्दी से होगा अगर आप जो है गुड लिविंग ग्रुप जो है इसमें यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर जो है हमने एक चीज पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर आपके पास होगा क्या कि मींस नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो फैसिलिटेट करेगा SN1 रिएक्शन को। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? तो मेरा बच्चा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो हमेशा फैसिलिटेट करता है, बहुत रेट जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फिर सेकेंडरी प्राइमरी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो है SN1 देता है। और फिर मिथाइल हैलाइड जो है वो भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो है वो SN1 रिएक्शन देता है। वजह क्या है? अगर आप देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर, मैं यहाँ पे जल्दी से जो है 3 अल्काइल हैलाइड बना देता हूँ आपके पास। ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपके पास जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये आपके पास जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ? लिविंग ग्रुप ने लीव किया और आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई? आपके पास ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना। यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्मेशन, लिविंग ग्रुप ने लीव किया और यहाँ से आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। और यहाँ से क्या हुआ? लिविंग ग्रुप ने लीव किया और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हुई? आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन जो है बच्चा वो स्टेबल है? कौन सा कार्बोकेटाइन आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन में बता चुका हूं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है आपके पास। अच्छा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने की दो वजूहत है। पहली वजह जो आप पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करे तो इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जो मिथाइल है आपके पास, ये क्या कर रहा है? इंडक्टिवली
इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, यहाँ पे कितने ग्रुप हैं आपके पास, यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, मींस इनकी जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 3 मिथाइल के। यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो देगा वो कम देगा। मीन्स एक इफेक्ट जो है जो आप पढ़ते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हुए टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 ग्रुप जो है वो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली रीजन स्टेबिलिटी की वो क्या है आपके पास, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। सेकेंड एक इफेक्ट होता है आपके पास, वो होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे कहते हैं। उसमें होता क्या है कि ये जो कार्बन है आपके पास, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, इस कार्बन के पास ये जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल जो है ये आपके पास एम्प्टी है। तो होगा क्या आपके पास, ये कार्बन जो है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को जो है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करने की कोशिश करेंगे हाइपर कंजुगेशन के तहत। ये जो कार्बन एच के दरमियान में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इस कार्बन के इस पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अगर डायग्राम आप देखें, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने की जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन है आपके पास। इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो है ये कार्बन है आपके पास, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो ये कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बन जो है स्टेबल है किसके तहत, हाइपर कंजुगेशन के तहत। कैसे हाइपर कंजुगेशन हो रही है, कार्बन और एच के दरमियान में ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इस कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश कर रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इस कार्बन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है आपके पास। तो हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस के तहत भी आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 टाइम्स जो है आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। आपके पास 9 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आपके पास, जिसकी वजह से ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है आपके पास। टर्शियरी कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने की 2 वजूहत, इंडक्टिव इफेक्ट और आपके पास हाइपर कंजुगेशन है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो फेवरेबल है आपके पास किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसके नतीजे में आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है। वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट में भी बताना है, अगर वो आपसे पूछे कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो क्यों स्टेबल होता है, तो दोनों वजूहत बतानी है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को नहीं भूलना। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप अगला सवाल आपसे क्या कहेगा, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। फिर वो जहन में आपको लाने की कोशिश करेगा शायद इसके जहन में है कि नहीं है, लेकिन जब वो चेक कर जाएगा कि नहीं है तो बस फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर वो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। वाइवे के अंदर ना जो सवाल आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, उसने आपको एक चारा डाला है तो आपने उसके अंदर फंसाना है उसको। SN1 के अंदर अगर वो गलती से आ भी गया है तो आपने जो है अपने आंसर के अंदर ऐसे कुछ वर्ड यूज करने हैं ताकि वो आपको इधर ही जो है 5-6 सवाल पूछ ले। अब जिस टॉपिक पे आपकी कमांड होगी अगर वहीं से वो क्वेश्चनिंग करता है तो डेफिनेटली जो है आपके चांसेस जो है अच्छे मार्क्स लेने के वो बढ़ जाएंगे। सोल्वेशन इफेक्ट, ये इफेक्ट आ गया आपके पास। सोल्वेशन इफेक्ट देखो, 2 तरह के सोलवेंट जो है वो आप यूज करते हैं। एक तो पोलर सोलवेंट होते हैं और एक आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। जनरली सोलवेंट्स को जो है आपने 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। कुछ सोलवेंट आपके पास पोलर होते हैं, कुछ आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। नॉन पोलर सोलवेंट तो ऐसे सोलवेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है। उन सोलवेंट को आप नॉन पोलर सोलवेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें हेक्सेन ले लें, मिसाल के तौर पे आप बेंजीन ले लें। बेंजीन आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट है। क्यों नॉन पोलर सोलवेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन है और हाइड्रोजन है। और टोलवीन के अंदर भी अगर आप देखें, टोलवीन भी आपके पास कौन सा सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट है। क्यों नॉन पोलर सोलवेंट है, देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो मैं नहीं लगा सकता ना यहाँ पे डाइपोल तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों क्रिएट नहीं कर सकता, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 है जो कि ना होने के बराबर है। तो बेंजीन
हाइड्रोकार्बन जितने भी आपके पास हैं ये आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। पोलर सोलवेंट में क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपके पास मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे वाटर की एग्जांपल ले लो, वाटर की एग्जांपल ले लो। वाटर में ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राउंड अबाउट 3.5 है आपके पास, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये बॉन्ड आपके पास क्या है, पोलर है। यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वाटर आपके पास पोलर है, और ये बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, ये कंपाउंड आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। जी ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिल्कुल ऐसी है। 2.5 2.1 है कार्बन की, 2.5 हाइड्रोजन की, 2.1 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने के बराबर है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होता है, जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है आपके पास, ऑलमोस्ट जीरो डाइपोल मूवमेंट। मीन डाइपोल क्रिएट ही नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमेशा क्रिएट होंगे। अच्छा पोलर सॉल्वेंट को जो है सर जी, मजीद, जी ये जी, जो हम जी पूछिए पूछिए। सर ये गुड लिविंग और बैड लिविंग ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर ही देख रहे होते हैं ना, क्योंकि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जाहिर है उन ग्रुप्स को वहां से हटाना बहुत मुश्किल बिल्कुल होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेस पे भी देखते हैं, फिर स्टेबिलिटी के बेस पे भी देखते हैं कि आगे जो कंजुगेट जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल भी है कि स्टेबल नहीं है। दोनों बेसिस पे हम देखते हैं। मीन्स आयोडीन के ऊपर जो सर नेगेटिव एक और चार्ज आ रहा है सवाल। वो स्टेबल भी है कि नहीं है आपके पास। आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास, जब वो लिविंग राइट। कर जाएगा तो वो फिर आगे आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल भी है कि स्टेबल नहीं है। दोनों बेसिस पे देखते हैं। अच्छा सही। सोलवेंट जो है आपके पास अम, पोलर और नॉन पोलर। पोलर सोलवेंट अगर आपके पास है बच्चे, इसको दो मजीद कैटेगरीज के अंदर आपने डिवाइड किया होता है, जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता। सोलवेंट आपके पास पोलर सोलवेंट जो है इसको मजीद दो कैटेगरीज के अंदर आपने क्लासीफाई किया है। सोलवेंट आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट भी होता है आपके पास। अगर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझाना आपको। दो तरह के सोलवेंट जो है वो आपके पास होते हैं। पोलर सोलवेंट के हवाले से जो है आपने पोलर सोलवेंट्स को दो कैटेगरीज के अंदर मजीद क्लासिफाई किया है। पोलर सोलवेंट्स को पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं आपके पास कुछ, और कुछ आपके पास होते हैं पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट। पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट, ये सवाल आपके पास आ सकता है, अभी बताता हूँ, पूछता हूँ। अच्छा पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होगा कि जब भी हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा सल्फर के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये सारे सोलवेंट जो है आपके पास क्या होते हैं, ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। प्रोटिक का मतलब ये है कि जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा हेट्रो एटम के साथ, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, तो उन सब सोलवेंट्स को बच्चा आप कहते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा इन तीनों एटम के साथ। मिसाल के तौर पे मेथनॉल की मैं एग्जांपल दूं आपको, मेथनॉल, मेथनॉल आपके पास बच्चा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक पोलर तो है आपके पास, प्रोटिक है। क्यों प्रोटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अच्छा कुछ सॉल्वेंट होते हैं आपके पास पोलर ए प्रोटिक, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली हेट्रो एटम के साथ कनेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे एसीटोन की मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये सॉल्वेंट भी आपके पास क्या है, पोलर है। क्यों पोलर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पोल्स क्रिएट हो गए तो सॉल्वेंट तो पोलर हुआ। अब ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक का मतलब है एब्सेंट है, मीन हाइड्रोजन जो है वो इसमें एब्सेंट है, मीन हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है हेट्रो एटम के साथ, हेट्रो एटम के साथ। पोलर प्रोटिक की तारीफ क्या बताई, दो सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हेट्रो एटम्स are called polar protic solvent. And what are polar aprotic solvent, those polar solvents in which hydrogen is not directly connected with heteroatom like sulfur oxygen and nitrogen, they are called polar aprotic solvent। तो ये एसीटोन जो है आपके पास बच्चे देखो, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में आएगा। एक और मोस्ट कॉमन सोलवेंट डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड जो है, ये लैब में आपने बहुत दफा यूज किया होगा। DMSO हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, DMSO डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ये भी आपके पास क्या है, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है। देखो सल्फर जो है डायरेक्टली जो है सल्फर कार्बन के साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट नहीं है आपके पास। ये भी आपके पास क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट होगा आपके पास। चलो मुझे जल्दी से बता दो, वाटर जो है आपके पास किस कैटेगरी में आएगा, पोलर प्रोटिक में आएगा या पोलर ए प्रोटिक में आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से शाबाश।
वाटर किस कैटेगरी में आएगा, पोलर प्रोटिक में आएगा या पोलर एप्रोटिक में आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। एसीटोन किस कैटेगरी में आएगा, एसीटोन सॉरी एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का फार्मूला भी लिखवा लेते हैं आपसे ना पेपर के अंदर, वो नहीं आ रहा होता। एसीटोनाइट्राइल मोस्ट कॉमन सोलवेंट है, एसीटोनाइट्राइल ये कंपाउंड का नाम है, CH3CN। एसीटोनाइट्राइल किस कैटेगरी में आएगा, पोलर प्रोटिक होगा या पोलर एप्रोटिक होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मोना ने ठीक बताया, एसीटोनाइट्राइल पोलर प्रोटिक होगा या पोलर एप्रोटिक होगा। एसीटोनाइट्राइल इस कंपाउंड का नाम है, CH3CN, एसीटोनाइट्राइल। अलीना ने भी ठीक बताया, मूना ने भी ठीक बताया, सईदा रिदा फातिमा अच्छा सही बताया। कोशिश किया करो, डायरेक्ट मैसेज किया करो ताकि आपकी कोई चीटिंग ना कर सके, मेरे पास डायरेक्ट रिस्पॉन्स आए। आयशा अशरफ शाबाश, ठीक हो गया। बाकी बाकी भी बताओ ना निकम्मो, पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में भी कंफ्यूजन हो रही है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मुझे बताओ ये सॉल्वेंट जो है आपके पास क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा या पोलर ए प्रोटिक होगा, सोच समझ के बताना है। कंपाउंड जो है मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड लिख दिया मैंने आपके पास, ऐसे लिखूंगा मैं जान के। एस्टिक एसिड जो है आपके पास ये भी सोलवेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। पोलर प्रोटिक होगा या पोलर एप्रोटिक होगा, मोना ने ठीक बता दिया, जल्दी से जो है भाग के बता दिया इसने तो भाई। बाकी रिदा फातिमा ने भी ठीक बताया। बाकी जल्दी से बताओ निकम्मो, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ। डीएमएफ, डीएमएफ क्या होगा, डाई मिथाइल फार्मामाइड। चलो ये रेज करता हूँ, ये बताओ मुझे डीएमएफ, डीएमएफ सोलवेंट आपने यूज किया होगा, डीएमएफ डाई मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल फार्मामाइड, डीएमएफ, इसका बताओ मुझे, ये पोलर प्रोटिक होगा या ये प्रोटिक होगा। हाँ H2SO4 में काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर H2SO4 का सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, किसने पूछा, किसने पूछा, किसने पूछा, बताता हूँ रिदा फातिमा, एक मिनट दो, पहले इनके मैं सवाल इनके कर लूँ। डीएमएफ का पहले मुझे बताओ, फिर बताता हूँ। डीएमएफ पोलर प्रोटिक होगा या ये प्रोटिक होगा, शाबाश ये प्रोटिक। भाई रिदा फातिमा ने सवाल किया सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर एज अ सॉल्वेंट आप इसको यूज कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये आपके पास प्रोटिक होगा कि प्रोटिक होगा, भाई जवाब दो, जवाब दो, बच्ची के आंसर का जवाब दो, प्रोटिक होगा या ये प्रोटिक होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश। शहनीला सलीम प्रोटिक होगा, आरफा जावेद क्या होगा, आयशा अशरफ, बुशरा राफी, रुमा मनान, सईदा रिदा फातिमा, ताहिर ताहिरा, अच्छा ताहिर भी है हमारी क्लास में, ताहिरा भी है। बुशरा राफी कह रही है कि सर ये प्रोटिक होगा, मुना कह रही है प्रोटिक होगा, टाई हो गया, तायरा कह रही है मेरे ख्याल से, तायरा ऊपर हो, बुशरा राफी कह रही है ये प्रोटिक होगा। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो ना, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कभी ड्रा नहीं किया जिंदगी में, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये एच, ये ओ, ये एच। अब बता दो प्रोटिक होगा या प्रोटिक होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, प्रोटिक होगा या प्रोटिक होगा। जिन्होंने जिन्होंने गलत बताया दोबारा सोच के बताओ, प्रोटिक होगा या ये प्रोटिक होगा, प्रोटिक होगा, प्रोटिक होगा, प्रोटिक होगा। देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया हेटेरोएटम के साथ। तो दो टाइप के सोलवेंट होते हैं, सोलवेंट प्रोटिक भी होते हैं, सोलवेंट आपके पास ए प्रोटिक भी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर। SN1 के अंदर कौन से सोलवेंट यूज करते हो, SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हो हमेशा। SN1 reaction is facilitated by what? By what? By using polar protic solvent. Protic, aprotic नहीं, protic solvent। वजह, वजह, वजह देख लो, वजह देख लो। Polar protic solvent is best because it can solvate both ion strongly through hydrogen bonding। समझ नहीं आई, अभी देखते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है आपके पास, अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हुआ, कार्बोकेटाइन बना, और आपके पास क्या बना, ये हैलाइड बना। आपने बात की कि प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन के अंदर वो स्टेबल है, दो रीजन आपने उस टाइम लिखी, रेजोनेंस इफेक्ट, आपने हाइपर कंजुगेशन का नाम लिया, आपने इंडक्टिव इफेक्ट का नाम लिया। थर्ड चीज जो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करती है बच्चा, वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है।
ये जो आर है आपके पास, अब देखो मैंने आर को भी यहाँ पे लिख दिया है और मैंने यहाँ पे एक्स को भी लिख दिया है, दरमियान में देखना है आपने, ये आर है और ये एक्स है। सोलवेंट मैं यूज कर रहा हूँ कोई भी अल्कोहल, आर ओ एच, लेट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3OH, मैथानोल। मैथानोल कौन सा सोलवेंट है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट बच्चा आपके पास कर क्या रहा है? ये देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर जो है देने की, दे के जो है, दे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। यहां से ये जो, अच्छा देखो सोलवेंट, देखो यहाँ पे ये एक सोलवेंट है, ये एक और सोलवेंट है, ये और सोलवेंट है, ये और सोलवेंट है, ये क्या कर रहे हैं? इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। अच्छा, कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल कर रहे हैं, और ये जो लिविंग ग्रुप आपके पास लीव कर रहा है, ये देखो लिविंग ग्रुप को भी क्या कर रहे हैं? ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास सोलवेंट है आपका, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। ये क्या कर रहे हैं? जो लिविंग ग्रुप लीव कर गया है उसको भी क्या कर रहे हैं? उसको भी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो SN1 reaction is facilitated by if we are using what? If we are using polar protic solvent. वजह क्यों? बिकॉज इट स्टेबलाइज, इट सोलवेट बोथ आइन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करता है आपके पास, और किसको स्टेबल करता है आपके पास? आपके पास जो लिविंग ग्रुप आपके पास लीव कर रहा है उसको भी स्टेबल करेगा। तो अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करेंगे तो रेट जो है आपके पास, वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मजीद। अच्छा, एक चीज और उससे पहले, ये आपके पास देखो आर और एस जो है ना, मैं आपको शायद आती भी हो आर और एस कन्फिग्रेशन। ये आपके पास कार्बन जो है ना, ये वाली कार्बन, ये कायरल है। क्यों कायरल है? यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, और एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन की उसने कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, एस लिखी हुई है। कैसे एस आई है ये मैं बताऊंगा जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैंने नहीं बताई इसको। लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल आपके पास टॉप साइड से भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपके पास बॉटम साइड से भी अटैक करेगा। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक में जो है आपके पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की आपके पास एस थी, आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी क्या है? एस है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब यह है जहां से लिविंग ग्रुप आपका लीव कर रहा है उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? कन्फिग्रेशन उलट गई है। देखो एस एस रहा, रिटेंशन रही, कन्फिग्रेशन एस एस रहा, रिटेंशन रही। एस कन्वर्ट हो गया आर के अंदर, मींस मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया। आर के अंदर कन्वर्ट कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। ये देखो बैक साइड से जब अटैक कर रहा है तो इस कार्बन की जो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो कन्फिग्रेशन है, वो क्या हो गई है? एस हो गई। तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होती है? रेसिमाइजेशन होती है। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है, रेसिमाइजेशन अकर इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? रेसिमाइजेशन मेरा बच्चा SN1 रिएक्शन के अंदर होती है। मींस आपका जो रिएक्टेंट है वो 50% एस के अंदर कन्वर्ट होता है, 50% आर के अंदर कन्वर्ट होता है। रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए SN1 को आपने याद रखना है रेसिमाइजेशन से। अच्छा, कुछ चीजें अभी रह गई हैं SN1 के अंदर, तो इंशाल्लाह जो है कल उनको डिस्कस करेंगे SN1 के अंदर। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, मीटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। आपको कोई सवाल रह गया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके जो आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिए, कल इंशाल्लाह एग्जैक्ट 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।